60 वर्षीय कैलाश नाथ जी आज अपनी नौकरी से रिटायर हो रहे थे। उन्हें एक ईमानदार और समर्पित कर्मचारी बताया गया और उनके रिटायरमेंट के बाद सुखद जीवन की शुभकामनाएं दी गई। अंत में ऑफिस के मुख्य अधिकारी ने प्रशासन और साथियों की ओर से उन्हें एक सुंदर दीवार घड़ी, एक स्मृति चिन्ह और रामचरितमानस की एक प्रति उपहार में दी। 38 वर्षों की लंबी सेवा के बाद आज वे सरकारी नियमों से मुक्त हो गए थे। 2 बेटियों और 3 बेटों के पिता थे कैलाश नाथ जी। अपनी सीमित आय में उन्होंने न केवल बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, बल्कि अपने रिटायरमेंट से पहले ही उनकी शादियां भी कर दी थीं। इन सब जिम्मेदारियों को ढोते ढोते वो खुद भारी बोझ तले तब से गए थे। उनकी भविष्य निधि शून्य हो चुकी थी। विभागीय सहकारी सोसाइटी से बार बार कर्ज लेना पड़ा था, इसलिए उन्होंने अपनी निजी ज़रूरतों को बहुत सीमित कर लिया था। अक्सर नए पैंट शर्ट की जगह वो पुराने कपड़ों को रफू कर पहना करते। ऑफिस तक 2 किलोमीटर का रास्ता आते जाते पैदल तय करते। जान पहचान वालों में उनकी छवि एक कंजूस आदमी की बन गई थी। उनका बड़ा बेटा बैंक में काम करता था और उसकी शादी उसके साथ ही काम करने वाली लड़की से हो गई थी। मंझला बेटा एफसीआई में था और उसकी भी शादी अच्छे परिवार में हो गई थी। शादी के बाद ही इन दोनों बेटों को अपना पैतृक घर बहुत छोटा लगने लगा। फिर बारी बारी से दोनों अपनी पत्नियों को लेकर न केवल अलग हो गए, बल्कि उन्होंने अपना तबादला दूसरे शहरों में करवा लिया था। शायद वे अपने पिता की गरीबी को अपने कंधों पर ढोने को तैयार नहीं थे। उन्हें अपने पिता से शिकायत थी कि उन्होंने अपने बच्चों को अभावों और गरीबी की जिंदगी जीने पर विवश किया। न कभी महंगे कपड़े दिलाए, ना ही सारी सुख सुविधाएं उन्हें दे पाए। पर अब जबकि वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, तो क्यों न अपनी मेहनत के फल को वो खुद ही खाएं। हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। उनका तीसरा यानी सबसे छोटा बेटा श्रवण कुमार साबित हुआ और उसकी पत्नी ने भी बूढ़े माता पिता के प्रति पति के लगाव को पूरा सम्मान दिया और दोनों तन मन से उनको हर सुख सुविधा देने की कोशिश करते रहते थे। सबसे छोटी बहू ने तो उन्हें बेटियों की कमी भी महसूस नहीं होने दी थी। मम्मी पापा कहते कहते दिन भर उसकी जुबान नहीं थकती थी। सास ससुर की जरा भी तबीयत खराब होती तो वो परेशान हो उठती। सुबह सोकर उठती तो नहा धोकर पूजा करने से भी पहले दोनों की चरणा धूलि माथे पर लगाती। सीमित साधनों में जहां तक संभव होता उन्हें अच्छा और पौष्टिक भोजन देने की कोशिश करती। सुबह जब वो दफ्तर के लिए तैयार होने कमरे में जाते तो उनके साफ सुथरे कपड़े, रूमाल, पर्स, चश्मा, कलम ही नहीं बल्कि पॉलिश किए जूते भी करीने से रखे मिलते। ये देखकर वो गदगद हो उठते। ढेर सारी दुआएं अपनी छोटी बहू के लिए उनके होठों पर आ जाती। उस दिन को याद करके तो वो हर बार रोमांचित हो उठते हैं। जब वो रोजाना की तरह शाम को दफ्तर से लौटे तो देखा बहू बेटा और पोता पोती सब इस तरह से तैयार थे जैसे किसी शादी में जाना हो। इसी बीच पत्नी किचन से निकली तो उसे देखकर वो और भी हैरान रह गए। पत्नी ने बहुत सुंदर साड़ी पहन रखी थी और आयु के अनुसार बड़े ही आकर्षक ढंग से बाल संवारे हुए थे। पहली बार उन्होंने पत्नी को इतना सजे सवरे देखा था। ये टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? आपका ही घर है, पत्नी बोली। पर ये सब बात क्या है? किसी शादी में जाना है? सब बता देंगे, पहले आप तैयार हो जाइए। पर आखिर जाना कहाँ है? ये अचानक किसका न्योता आ गया है? पापा, ज्यादा दूर नहीं जाना है। बड़ा मासूम सा अनुरोध था बहू का। आप झट से मुंह हाथ धोकर ये कपड़े पहन लीजिए, हमें देर हो रही है। वो हड़बड़ाए से बाथरूम में घुस गए। बाहर आए तो पहले से तैयार रखे कपड़े पहन लिए। तभी पोता पोती आ गए और अपने बाबा को घसीटते हुए बोले, चलो ना दादाजी, बहुत देर हो रही है। और जब कमरे में पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रंग बिरंगी लड़ियों और फूलों से कमरे को सजाया गया था। मेज पर एक बड़ा सुंदर केक सजा हुआ था। दीवार पर चमकदार पेपर काटकर सुंदर ढंग से लिखा गया था,
पापा को स्वर्ण जयंती जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये देखकर वो तो जैसे गूंगे हो गए थे। जिद करके उनसे केक कटवाया गया और सभी ने जोर जोर से तालियां बजाते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पापा कहा। तभी बहू और बेटा उन्हें एक पैकेट पकड़ाते हुए बोले, जरा इसे खोलिए तो पापा। पैकेट खोला तो बहुत प्यारा सिल्क का कुर्ता और पाजामा उनके हाथों में था। ये हम दोनों की ओर से आपके 50वें जन्मदिन पर छोटा सा उपहार है पापा। ये सुनकर उनका गला रुंध गया और आंखें नम हो गईं। खुश रहो मेरे बच्चों, अपने गरीब पिता से इतना प्यार करते हो। काश वो दोनों भी। बहू, एक दिन मैं तुम्हें इस प्यार और सेवा के लिए पुरस्कार जरूर दूंगा। आपके आशीर्वाद से बढ़कर कोई दूसरा पुरस्कार नहीं है पापा। ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ तो है। आपका आशीर्वाद हमारे सिर पर बना रहे, बस यही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। बहू की ये बातें वो जिंदगी भर नहीं भुला सकते थे। आज रिटायर होकर जब वो घर पहुंचे तो पत्नी ने आरती उतारकर स्वागत किया। बहू बेटे पोते पोती ने फूलों के हार पहनाए और चरण स्पर्श किए। कुछ साथी घर तक छोड़ने आए, कुछ पड़ोसी भी बधाई देने आए। उन सबको जलपान कराया गया। बड़े बेटे व बहुएं इस अवसर पर भी नहीं आ पाए। किसी न किसी बहाने न आ पाने की मजबूरी जताकर फोन पर उन्होंने माफी मांग ली थी। मेहमानों के जाने के बाद उन्होंने बहू बेटे से कहा, लो भाई, अब तक तो हम फिर भी कुछ न कुछ कमा लिया करते थे, आज से तो बिल्कुल निठल्ले हो गए। फंड तो पहले ही खा चुका था। ग्रेजुटी में से सोसाइटी ने अपनी रकम काट ली। अब तो बस ये 80,000 का चेक संभालो और कुछ पेंशन मिलेगी। कुछ ना बचा सका तुम लोगों के लिए। अब तो पिंकी और राजू की तरह हम बूढ़ों को भी तुम्हें ही पालना होगा। ये सुनकर बहू रो दी। सुबकते हुए बोली, बेटी को यूं गाली नहीं देते पापा। ये चेक आज ही आप मम्मी के खाते में जमा कर दीजिए। आपने अपनी भूख प्यास कम करके, पुराने कपड़े पहनकर, पैदल चलकर, एक एक पैसा बचाकर बेटे बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया है। आप इस घर के मुखिया हैं पापा, हमारी सेवा को यूं लज्जित न कीजिए। उन्होंने अपनी सुबकती हुई बहू को चुप कराया और बिना कुछ कहे देर तक उसके सिर पर हाथ फेरते रहे। समय अपनी निर्बाध गति से चलता जा रहा था। अचानक एक दिन उनके हृदय की धड़कन के साथ ही जैसे समय रुक गया। घर में कोहराम मच गया। भले चंगे वो सुबह की सैर को गए थे। लौटकर स्नान आदि करके कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। बहू चाय का कप तिपाई पर रख गई थी। अचानक उन्होंने बाईं ओर छाती को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा की लकीरें फैलती गई और शरीर पसीने से तर हो गया। उनके कराहने का स्वर सुनकर सभी दौड़े आए, पर मृत्यु ने डॉक्टर को बुलाने तक की मोहलत भी नहीं दी। देखते ही देखते वो एकदम शांत हो गए। यूं लगता था जैसे बैठे बैठे सो गए हों, पर ये नींद फिर कभी ना खुलने वाली नींद थी। शव यात्रा की तैयारी हो चुकी थी। बाहर रह रहे दोनों बेटों का परिवार, बेटियां व दामाद सभी पहुंच गए थे। बेटियों और छोटी बहू ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। पत्नी की तो जैसे दुनिया ही वीरान हो गई थी। शव यात्रा रवाना होते होते लोगों की काफी भीड़ जुट गई थी। तीनों बेटे ये देखकर हैरान थे कि इस अंतिम यात्रा में शामिल बहुत से चेहरे ऐसे थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पिता के कोई लंबे चौड़े संपर्क नहीं थे। तब न जाने ये अनजान लोग क्यों और कैसे इस शोक में न केवल शामिल होने आए थे, बल्कि वे गहरे गम में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे। क्रियाकर्म के बाद दोनों बड़े बेटे बहुएं और बेटियां विदा हो गए। अंतिम रस्मों का सारा खर्चा छोटे बेटे ने ही उठाया था, क्योंकि बड़े बेटों का कहना था कि पिता की कमाई तो वही खाता रहा है। मेहमानों से फुर्सत पाकर छोटे बहू बेटे का जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। बेटे के ऑफिस चले जाने के बाद घर में बहू और सास अक्सर ही उनकी बातें लेकर बैठ जाती और रोने लगती, फिर एक दूसरे को खुद ही सांत्वना देती। कुछ ही दिन बीते थे। रविवार को सभी घर पर थे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बेटे ने दरवाजा खोला
तो एक अधेड़ उम्र के सज्जन को सामने पाया। बेटे ने पहचाना कि पिताजी की शव यात्रा में वो अनजाना व्यक्ति आंसू बहाते हुए चल रहा था। आइए अंकल, अंदर आइए, बैठिए ना, बेटे ने विनम्रता से कहा। तुम मुझे नहीं जानते बेटा, तुम मुझ जैसे अनेक लोगों को नहीं जानते, जिनके आंसुओं को तुम्हारे पिताजी ने हंसी में बदला, उनकी गरीबी दूर की। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अंकल, आप क्या कह रहे हैं, बेटा बोला। मैं तुम्हें समझाता हूं बेटे। 10 साल पहले की बात है। तुम्हारे पिता दफ्तर जाते हुए कभी कभी मेरे खोखे पर एक कप चाय पीने के लिए रुक जाते थे। मैं एक टूटे हुए खोखे में पुरानी सी केतली में चाय बनाता और वैसे ही कपों में ग्राहकों को देता था। मैं खुद भी उतना ही फटेहाल था जितना मेरा खोखा। मेरे ग्राहक गरीब मजदूर होते थे, क्योंकि मेरी चाय बाजार में सबसे सस्ती थी। तुम्हारे पिता जब भी चाय पीते तो कहते, क्या गजब की चाय बनाते हो दोस्त, ऐसी चाय बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिल सकती। अगर तुम जरा ढंग की दुकान बना लो, साफ सुथरे बर्तन और कप रखो, ग्राहकों के बैठने का इंतजाम हो, तो अच्छे अच्छे लोग लाइन लगाकर तुम्हारे पास चाय पीने आए। मैं कहता, क्या करूं बाबूजी, घर परिवार का रोटी पानी मुश्किल से चलता है, दुकान बनाने की तो सोच ही नहीं सकता। और एक दिन तुम्हारे पिताजी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आए और बोले, लो दोस्त, तुम्हारे लिए एक दुकान मैंने अगले चौक पर ठीक कर ली है। 3 महीने का किराया भी एडवांस दे दिया है, उसमें कुछ फर्नीचर भी लगवा दिया है और क्रॉकरी बर्तन वगैरह भी रखवा दिए हैं। रविवार को सुबह 8 बजे मुहूर्त है। मैं उनकी बातें सुनकर हक्का पक्का रह गया। उनकी कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने सीधे साधे शब्दों में मुझे सब कुछ समझा दिया। शायद ये बात आप लोग भी नहीं जानते कि वो अपनी नौकरी के साथ साथ ओवर टाइम करके भी कुछ अतिरिक्त धन कमाते थे। उन्होंने मुझे बताया कि ओवर टाइम की रकम वो बैंक में जमा कराते रहते थे। मेरी दुर्दशा देखकर उन्होंने योजना बनाई थी और वो कई दिनों तक मेरे खोखे के आसपास किसी अच्छी दुकान की तलाश करते रहे और आखिर उनकी तलाश सफल हो गई। वो दुकान को पूरी तरह तैयार करवाकर मुझे बताने आए थे कि अगले रविवार ही मुझे अपना काम वहां से शुरू करना है। अगले रविवार को मेरी उस दुकान का मुहूर्त हुआ तो बरबस ही मेरी आंखें आंसुओं से भीग गई। मैं उनके चरणों में झुक गया। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि किन शब्दों में मैं उनका धन्यवाद करूं। उन्होंने तो मेरे जीवन की काया ही पलट दी थी। जहां सारे रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, वहां तुम्हारे पिताजी ने मेरी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। एक दिन उन्होंने मुझे बैंक की पासबुक पकड़ाते हुए कहा था, मैंने ये सब तुम्हारे उपकार के लिए नहीं किया, इसमें मेरा भी स्वार्थ है। नई दुकान पर तुम्हें जितना भी फायदा होगा उसका 5% तुम खुद ही मेरे इस खाते में जमा कर दिया करना। उनके आशीर्वाद ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि मेरी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती गई और आज वो दुकान एक शानदार रेस्टोरेंट का रूप ले चुकी है। मैं और मेरा बेटा तो अब उसका ही इंतजाम देखते हैं। पिछले 10 सालों से मैं नियमित रूप से अपने फायदे का 5% इस पासबुक में जमा करा रहा हूं। इसी तरह एक बूढ़ा सिर पर फल की टोकरी उठाए गली गली भटक कर अपनी रोजी रोटी चलाता था। बढ़ती उम्र के साथ उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि टोकरी का वजन सिर पर उठाना उसके लिए मुश्किल होने लगा था। एक दिन इसी तरह केलों की टोकरी उठाए वो बूढ़ा चिलचिलाती धूप में घूम रहा था, तो संयोग से तुम्हारे पिता ने उसे देखा। सहसा बूढ़े को चक्कर आ गया और वो टोकरी समेत गिर गया। तुम्हारे पिता उसे सहारा देकर फौरन एक डॉक्टर के पास ले गए और उसका इलाज कराया। होश आने पर उस बूढ़े ने बताया कि वो 600 रुपये महीना पर एक अमीर आदमी के लिए फल की फेरी लगाता है, जिसने इस तरह के और भी 10-15 लाचार लोगों को इस काम के लिए रखा हुआ है, जो गली गली घूमकर उसका फल बेचते हैं। तुम्हारे पिताजी उस बूढ़े की हालत को देखकर परेशान हो उठे और मुझसे बोले, मैं इस बुजुर्ग के लिए कुछ करना चाहता हूं, जरा मेरी पासबुक देना। कुछ ही दिन बाद उन्होंने एक ऐसी रेहड़ी तैयार करवाई जो चलने में बहुत हल्की थी।
रेहड़ी उस बूढ़े के हवाले करते हुए उन्होंने कहा था, इस रेहड़ी पर बढ़िया और ताजा फल सजाकर निकला करना। आपकी रोजी रोटी इससे आसानी से निकल जाएगी। काम शुरू करने के लिए ये 10,000 रुपये रख लो। और हाँ, मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। अपने काम में आपका जो भी लाभ हो उसका 5% श्यामलाल को दे दिया करना, ताकि वो मेरे खाते में जमा करा दे। वो बूढ़ा तो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उस रेहड़ी की कमाई से अब उसका बेटा एक बड़ी फल की दुकान का मालिक बन चुका है। वो भी अब तक नियमित रूप से लाभ का 5% मेरे पास जमा कराता है, जिसे मैं तुम्हारे पिताजी की पासबुक में जमा करता रहता हूँ। उस बूढ़े के बाद उन्होंने 7-8 वैसे ही दूसरे फेरी वालों को रेहड़ियां बनवा कर दी, जो अब खुशहाली का जीवन बिता रहे हैं, और उनके लाभ का भाग भी इसी पासबुक में जमा हो रहा है। इतना ही नहीं, एक नौजवान की बात बताता हूँ। एमए पास करने के बाद जब उसको कोई नौकरी नहीं मिली, तो उसने पटरी पर बैठकर किताबें बेचने का काम शुरू कर दिया। एक बार तुम्हारे पिताजी उस ओर से निकले तो उस पटरी वाली दुकान पर रुककर किताबों को देखने लगे। ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि उस लड़के ने घटिया स्तर की अश्लील किताबें बिक्री के लिए रखी हुई थी। लाला जी ने जब उस लड़के से दुख जाहिर किया तो वो लज्जित होकर बोला, क्या करूं बाबूजी, साहित्य में एमए करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली। घर में माँ बिस्तर पर पड़ी मौत से संघर्ष कर रही है। 2 बहनें शादी लायक हैं। ऐसे में कुछ न कुछ कमाई का साधन जुटाना बहुत जरूरी था। अच्छी किताबें इतनी महंगी हैं कि बेचने के लिए उन्हें खरीदने की मेरे पास पूंजी नहीं है। ये किताबें काफी सस्ती मिल जाती हैं और लोग किराए पर ले भी जाते हैं। इस तरह कम पूंजी में गुजारे लायक आमदनी हो रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ आर्थिक मदद कर सकता हूँ, पर तुम वादा करो कि इस पूंजी से सिर्फ उच्च स्तर की ज्ञानवर्धक किताबें ही बेचने के लिए रखोगे, तो मैं तुम्हें 40,000 रुपये उधार दे सकता हूँ, जिसे तुम अपनी सुविधा के अनुसार धीरे धीरे वापस कर सकते हो। मेरा तुम पर कोई एहसान न रहे, इसके लिए तुम मुझे अपने लाभ का 5% अदा करोगे। शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी बेटा कि तुम्हारे पिताजी द्वारा लगाया गया वो पौधा आज फल फूलकर कैपिटल बुक डिपो के रूप में एक बड़ा पेड़ बन चुका है और शहर में ऊंचे स्तर की ज्ञानवर्धक किताबों का एकमात्र केंद्र बना हुआ है। तुम्हारे पिताजी द्वारा की गई मदद में इतनी बरकत थी कि उन्होंने जिन जिन की मदद की वो सब खूब फले फूले। एक बार मैंने तुम्हारे पिताजी से पूछा था, बाबूजी बुरा न माने तो एक बात पूछूं? वो हंसकर बोले थे, तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगा, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, कहो क्या बात है। आपने बीसियों लोगों की जिंदगी को अंधेरे से निकालकर उजाला दिया है। उनकी बेबसी और लाचारी को खत्म करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, पर आप खुद हमेशा ही बेहद सादा जीवन बिताते रहे हैं। कभी एक भी पैसा आपने अपनी सुविधा या सुख के लिए खर्च किया हो मुझे नहीं लगता। आखिर बैंक में जमा ये सब रुपये, और बीच में ही मेरी बात काट दी थी उन्होंने। वो बोले थे, ये सब मेरा नहीं है श्यामलाल, इस पासबुक में जमा एक एक पैसा मेरे छोटे बेटे और बहू की अमानत है। तुम्हें छोटा भाई कहा है, तभी तुमसे कहता हूँ। मेरे बड़े बेटे और बहुएं अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे बुढ़ापे का सारा बोझ छोटे बेटे पर छोड़कर दूसरे शहरों में जा बसे हैं, और ये मेरे छोटे बेटा बहू दिन रात मेरे सुख और आराम की चिंता में रहते हैं। बहू ने तो मेरी दोनों बेटियों की कमी पूरी कर दी है। मेरा उससे वादा है श्यामलाल कि मैं उसे एक दिन उसकी सेवा का पुरस्कार जरूर दूंगा। मेरी बात गांठ बांध लो, जब मैं न रहूं तब ये पासबुक जाकर मेरी बहू के हाथ में दे देना और उन्हें सारी बात समझा देना। मैंने अपनी वसीयत भी इस लिफाफे में बंद कर दी है, जिसके अनुसार ये सारी पूंजी मैंने अपनी बहू के नाम कर दी है। यही उसका पुरस्कार है। ये सुनकर बहू बेटे की आंखों से गंगा जमुना बह चली थी। श्यामलाल ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए एक लिफाफा और पासबुक उसके हाथों में थमा दिए। बहू रोते रोते उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे चलकर
पिता की तस्वीर के सामने जा पहुंची और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, पापा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।